दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर पाकिस्तान डिसाइसिव मोड पर खड़ा हुआ है, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ रही है कि क्या वो जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन पर अमल दरामद करते रहेंगे जिस तरह से ये अभी इस्टेब्लिशमेंट चल रही है। क्या वो उसी तरह से अपनी पॉलिसीज को लेकर चलेंगे या फिर मुल्क और अवाम की खातिर अपनी पॉलिसीज को तब्दील किया जाएगा और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का फैसला सुना जाएगा और उनके हक में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होती हुई नजर नहीं आ रही। इनका सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब बने हुए हैं। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बाजवा डॉक्ट्रिन रुकने का नाम नहीं ले रही और पहले भी इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उनको जान से मारने की कोशिशें की गई और शहीद अरशद शरीफ पर कातिलाना हमला हुआ, दियारे गैर में उनको कत्ल किया गया। अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल के रख दिया है, मुल्क में भौचाल मचा के रख दिया है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात बढ़ चुके हैं और इमरान खान को मुल्क से जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये इस वक्त खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं और ये हिदायत जो है वो किसकी जानिब से जारी हुई है और इमरान खान इस पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं, होने क्या जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर पहली बार खुली और आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को जनाब उन्होंने आईना दिखा दिया है और उस सबके बाद ये कहा गया है कि बस बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ। अब जनाब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि ऑफिशियली स्टेटमेंट का आना, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जीएचक्यू से जो उनका सबसे बड़ा मोहरा है वो लाहौर पहुंच चुका है। जीएचक्यू तो कह रहा है कि हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन ये मोहरा कौन है और लाहौर में क्या करने आया है, किस किस की जमीर की बोलियां लगने जा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट रंगे हाथों पकड़ी गई है। इमरान खान के खिलाफ नई साजिश पकड़ी गई है। अब लाहौर में क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रख देता हूं कि वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक अहम गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि सियासी मुखालफीन को हुकूमती इक़दामात हजम नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। कि एक दौर था कि जब पाकिस्तान जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था और आज वो दौर है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम दुनिया से भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफीन ने डिफॉल्ट की गिरदान पकड़ी हुई है। IMF से मईशत के हवाले से बातचीत हुई, इस्लाम मुतासिरीन की इमदाद के लिए $16 अरब की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लाम मुतासिरीन की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहेंगे। मुखालफीन के प्रोपेगेंडे पर काम धरते तो अमदाद का सवाल ही ना पैदा होता। बदकिस्मती से मुल्क में तकसीम दर तकसीम पैदा कर दी गई। अब जनाब ये अगर इमरान खान ने जब फंड रेजिंग की थी तो ये वो लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आज ये दुनिया से भीख मांग रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तानी कौम से जनाब वो चंदा इकट्ठा कर रहा था तो उसको भिखारी कहा जा रहा था। आज ये लोग दुनिया के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदारा जनाब हमें पैसे दे दें और उन पैसों के ऊपर भी ये करप्शन करते हैं, उनको भी जनाब हराम का पैसा बना देते हैं। और इसहाक डार को तो कहना ये चाहिए था कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में 6% मुल्क तरक्की कर रहा था, मेरे आने से मुल्क जो है वो 12% से तरक्की कर रहा है। ये वो लोग हैं जो तजर्बाकारों ने तजर्बाकारियां की और जनरल बाजवा ने समझा कि शहबाज शरीफ जो है वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो बेहतरीन बूट पॉलिसियां हैं उनकी। उन्होंने ऐसे बूट चमकाए कि जनाब जनरल बाजवा ने और इंपोर्टेड रजीम ने मिलकर पूरे मुल्क की जई तई फेर के रख दी है। अब जनाब आज का दिन जो है वह सियासी एतबार से बहुत अहम था और आज पाकिस्तान की तारीख में कुछ बड़े फैसले होना थे और उनके लिए सबसे ज्यादा जो नजरें जमी हुई हैं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पर जमी हुई हैं, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर जमी हुई हैं। और उस सबके बाद नंबर गेम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है पंजाब असेंबली के हवाले से, क्योंकि अदालत ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया है। लेकिन उस सबके बाद लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो चुके हैं। पैसों की खातिर इस मुल्क में ईमान बेचे जा रहे हैं
اور یہ ایمان کون خرید رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خرید رہی ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ سارے کھیل میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اب جناب آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم ترین سماعت ہوئی، اس سماعت کا احوال تو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے معطلی میں کل تک کی جو توسیع کر دی ہے۔ سماعت کل ہوگی۔ چودھری پرویز راہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ 3 آئینی عہدوں گورنر، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر جو ہیں وہ عہدے ہیں، وزیر اعلیٰ اسمبلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آئین نے گورنر کو اختیارات دیے ہیں، مگر اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ گورنر پنجاب اگر وزیر اعلیٰ کے اعتماد پر مطمئن نہیں تھے تو اسپیکر کو اجلاس بلوانے کا کہتے۔ وکیل نے کہا کہ اسپیکر اسمبلی گورنر کی نوٹیفیکیشن کے بعد ممبران کو نوٹسز جاری کرتے ہیں۔ موجودہ کیس میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ گورنر نے ایسے کیا کہ 14 لوگ جو ہیں وہ عمرے پر گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گورنر پنجاب اعتماد کے ووٹ کے لیے دن مقرر نہیں کر سکتا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ چودھری پرویز راہی کو ثابت کرنا تھا کہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں گورنر نے 19 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ اگر گورنر کہتے ہیں تو اعتماد کا ووٹ 10 دن میں اعتماد لیں تو پھر کیا ہوتا؟ تو جناب یہ ساری اس وقت تفصیلات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے 186 ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج ریمارکس دیے گئے، لیکن جو گورنر نے غیر آئینی کام کیا اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیس جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے، اور کل جناب لاہور کا فیصلہ ہوگا کہ تخت یا تختہ۔ اور جناب اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز راہی صاحب کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس ملاقات یہ ڈیسائسو ایک ملاقات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر میدان میں جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم دونوں پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہیں، اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس پر شب خون مارنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ہم ان کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ چودھری پرویز راہی اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اب جناب من آپ آ جائیں کہ جی ایچ کیو سے ایک بہت بڑا مہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب حکومت واپس لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا۔ پرویز راہی کے پاس 186 اراکین نہیں ہیں، وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ہمارے پاس 179 اراکین ہے، رن آف الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کی کانفیڈنس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو جی ایچ کیو کا ایک بہت بڑا مہرہ آیا ہے اس وقت لاہور میں، اس نے جناب خطر کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ وہ مہرہ کیا کرنے آیا ہے، وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اس سب کے بعد ناظرین کرام مشن کیا ہے ان کا۔ لاہور میں اس وقت اہم ملاقاتیں جاری ہو چکی ہیں، اور جی ایچ کیو نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دیکھیں ڈرٹی ہیری نے جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں مبینہ طور پر انہوں نے مسٹر ایکس جو راشد نصیر صاحب ہیں لاہور کے سیکٹر کمانڈر، ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے 25 ایم پی ایس کو توڑ کر لائیں، اور یہی کہا جا رہا ہے، مومنہ وحید نے بھی یہی کہا کہ 25 ایم پی ایس پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی کہ پرویز راہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ پیچھے سے ڈنڈا دیا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام یہ واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر ایک ملی بھگت کے ساتھ یہ پوری گیم کھیل رہی ہے، وہ مل کر یہ شب خون مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ خبر جناب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے لگ بھگ 5 ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی۔ اب اس سب کے بعد ناصر حسین شاہ یہ جناب لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ سندھ بھی لگوانا چاہتے تھے، اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو ناصر حسین شاہ جو ہیں وہ اس وقت لاہور پہنچے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے وزیر بھی ہیں، ان کا کام کیا ہے، پنجاب میں کیا کرنے آئے ہیں، اور یہ کس کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی گیم ڈالنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو جناب اس سے آپ واضح ہو سکتا ہے کہ یہ ناصر حسین شاہ جو ہیں وہ جی ایچ کیو کے بہت بڑے مورے ہیں مبینہ طور پر، اور ان کے کہنے کے اوپر ان کو لانچ کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی شکل کے اندر۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے ہے مومنہ وحید صاحبہ کے بعد خرم لغاری، انہوں نے بھی پرویز راہی کو ووٹ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے، لیکن جی ایچ کیو نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ جی ایچ کیو نے کراچی اور حیدرآباد میں فوج کو تعینات کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے جی ایچ کیو کو جوابی خط لکھ کر الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ 15 جنوری کو حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ معاملہ جی ایچ کیو کے سامنے اٹھایا گیا، لیکن جی ایچ
GCHQ ने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी सिक्योरिटी खुद फराहम करे, वो उसकी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि फौज के ऊपर बहुत बड़े इल्जामात लगाए गए, बहुत सारी पार्टीज की जानिब से PMLN ने इल्जामात लगाए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जामात लगाए कि फौज ने हमेशा से अपना अमल दखल किया है, बेहतरीन तरीके से धांधली भी करवाई है और इसके बहुत बड़े तजर्बाकार भी हैं। तो जनाब ईमान, अब फौज ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली है और पोलिंग स्टेशन पर अपने अफसरान या अपने एहलकार को खड़ा करने से उन्होंने मुआसरत कर ली है। इससे वाज़ेह तो होता है कि फौज जो है पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन ये एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये पूरी डिप्लोमेसी के तहत ये गेम खेली जा रही है कि एक जानिब तो ये कह रहे हैं कि हम जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन नासिर हुसैन शाह को सिंध से पंजाब में लॉन्च करना यह आपको वाज़ेह बता रहा है MPS खरीदे जा रहे हैं, MPS तोड़े जा रहे हैं, पंजाब असेंबली की तहलील को रोका जा रहा है। ये 3-4 चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा बढ़ चुका है और उनको मुल्क से बाहर जाने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। देखिए, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान को कत्ल करके मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना चाहते थे, ये क्लेम जो है वो भी इमरान खान साहब ने किया और GIT की रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट को अब डेंटिंग पेंडिंग की जा रही है और उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि जनाब एक शूटर था, 3 शूटर की बात गलत थी और वो हो गया है जो इमरान खान साहब जिसका खदशा जाहिर कर रहे थे। अब इमरान खान साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की कि अगर आप जो है वो हमारा इत्तेसाब नहीं करेंगे, आप अगर इक़्तिदार में आते हैं, हमारे साथ डील करते हैं, तो हम आपको इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज आपके अगले सेटअप में कोई जगह नहीं है, आपके नाम पर हमने काटा मार दिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने डील करके इक़्तिदार में आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अगर हो सके तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं। सीनियर सहाफी का इमरान खान को मशवरा। इमरान खान की जिंदगी को बेपनाह खतरात लाहक हैं, पंजाब हुकूमत को लेने के लिए वो कुछ किया जाएगा जो किसी भी बदतरीन मुल्क में नहीं हुआ है। अब जनाब ये जो सहाफी हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने इमरान खान को बैरून मुल्क जाने का मशवरा दे दिया है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात बढ़ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, पंजाब हुकूमत हर सूरत PDM को देनी है और इसके लिए जनाब इमरान खान को रास्ते से हटाना मकसूद है। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी कुव्वतें इमरान खान को माइनस करने के लिए आइन और कानून को माइनस कर चुकी हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाकर नून लीग ताहियात इक़्तिदार हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ डीलिंग कर रही है। उन्होंने मुकामी एस्टैब्लिशमेंट को बाईपास कर दिया है। ये खबर मैंने अपने पिछले व्लॉग में दी थी। अब जनाब ये खबरें जो है वो डॉट से डॉट कनेक्ट करें और आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान में जनाब इमरान खान को कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुल्लम कुल्ला एस्टैब्लिशमेंट को नाम लेकर जनरल आसिफ मुनीर का उनको आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और ये वार्निंग जो है वो इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी वार्निंग जारी कर रही है जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम की सपोर्ट हासिल है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उस सपोर्ट का एहतराम करती हुई नजर नहीं आ रही। अब जनाब फवाद चौधरी साहब ने आज गुफ्तगू की है, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को हमसे ताल्लुकात अच्छे करना पड़ेंगे, हमारे पास 188 नंबर्स पूरे हैं, इसलिए अगर हमें अदालत ने कहा कि इत्तेमाद का वोट लें तो हुक्म मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि जनाब हम जो हैं वो फैसले के बाद अपील में भी जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इत्तेमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि 71% लोग कहते हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, पंजाब में असेंबली तहलील होगी, लिहाजा आम इंतखाबात की तरफ जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज को तब्दील करे और जो पार्टी है जो जिसके साथ अवाम की ताकत है उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट जो अपने अच्छे ताल्लुकात करे। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को कहेंगे कि हमारे लोगों को नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, सवाल यह है कि इदारे में कौन लोग हैं जिन्होंने आर्मी चीफ के कमात के खिलाफ वर्जी करते हुए कॉल्स की और अवाम और इदारे एक पेज पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि परवेज राही के पीछे PTI खड़ी है, मोनस राही और फैमिली पर दबाव की मजम्मत करते हैं। अब जनाब इससे वाज़ेह होता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने नाम लेकर बता दिया कि जनाब कैसे उनको धमकाया जा रहा है, कैसे उनको डराया जा रहा है उनके MPS को, और इससे वाज़ेह होता है कि खुली वार्निंग जो है वो आर्मी चीफ को दी गई है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपना लाजमी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।